ओके, तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आज के सेशन में मेरे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऊपर। दोस्तों, आप बच चुके हैं रात के 8 और 8 बजे हम तैयार हैं, हम और आप रेडी हैं। 8 PM में हम और आप रेडी हैं इस क्लास के लिए। ये क्लास का नाम है सुपरफास्ट सीरीज। उससे पहले अनअकैडमी की कुछ बातें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप हमारे प्लस कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं और थ्योरी पोर्शन को इंडिया की बेस्ट फैकल्टी टीम के साथ आप पढ़ सकते हैं। 11 मई को यानी परसों के दिन यानी मंगलवार के दिन हमारा एक बैच शुरू हो रहा है, जिस बैच का नाम अभ्यास बैच है मेरे दोस्तों। और इस अभ्यास बैच के अंदर 3 महीने के अंदर में 10 टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं, जबकि विजय बीपीएससी 12 मई को यानी परसों के बाद नर्सों के दिन ये शुरू हो रहा है और ये भी हिंदी मीडियम का बैच होगा मेरे दोस्तों। उसके अलावा इंग्लिश मीडियम के लिए अचीवर बैच आ रहा है, जिसका ड्यूरेशन 8 मंथ का होगा। फाउंडेशन बैच होगा, मीडियम इसका इंग्लिश होगा। इसके अंदर मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगा और मेरी क्लासेस सितंबर अक्टूबर के आसपास इस बैच के अंदर में लगने वाली हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 1-2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रहा है, यानी 12 महीने के पैसे में 14 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है दोस्तों। और रेफरल कोड आपको पता ही है, SSR10। शशि सरन नहीं, सुशांत सिंह राजपूत 10 है, मेरा एक ट्रिब्यूट है उनके लिए। तो SSR10 के रेफरल कोड का इस्तेमाल करें और अपने आप को सिक्योर करें। तो चलिए शुरू करें क्या? एक बार थम्स अप कर दीजिए फिर स्टार्ट करेंगे। एक बार थम्स अप कर दीजिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है। गोल्डस्टीन की कैनल किरण वास्तव में क्या है? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, मेसॉन है? ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छे से आंसर लगाइएगा। पोल लगाइए 1 2 3। बहुत बढ़िया, 41% लोगों ने करेक्ट उत्तर दिया है। बहुत बढ़िया, 41% लोगों ने करेक्ट उत्तर दिया है। तो टाइम हो चुका है, अब करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। देखिए, आपको गोल्डस्टीन के बारे में पढ़ा होगा आपने स्कूल के टाइम में। एक इलेक्ट्रॉन की पहचान इन्होंने सबसे पहले किया था। किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने किया था। कब किया था मेरे दोस्तों? तो 1886 ईस्वी के अंदर में किया था इन्होंने। गैस डिस्चार्ज में नए विकिरण की मौजूदगी की इन्होंने खोज की थी कि जब गैस को डिस्चार्ज होता है उस समय जो नया विकिरण होता है उसकी इन्होंने खोज की थी। और उन्हें क्या कहा गया था? उन्हें ही कैनल किरण कहा गया था, यानी कैनल रेस कहा गया था। ये बेसिकली ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। किस तरह की चार्ज होती है मेरे दोस्तों? तो ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और बेसिकली ये उप परमाणु के जो कण होते हैं उनको खोजने में मदद करती हैं। ध्यान रखिएगा। अगर इसके द्रव्यमान की बात कर लें, एक एग्जाम में सवाल आता है कि इसके अगर द्रव्यमान की बात कर लें मेरे दोस्तों, तो इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में 2000 गुना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लगभग 2000 गुना होता है। और इसका नाम क्या दिया गया? इसका नाम दिया गया प्रोटॉन। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बल ज्वार की घटना के लिए जिम्मेदार है? ऑकरेंस ऑफ टाइड की बात कर रहा है। कौन सा बल होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। पोल लगाइए 1 2 3। थोड़ा फास्ट लगाइए, फास्ट। आज 1 घंटा में इसको क्लोज करेंगे। टाइम होने वाला है अब मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कोरियोलिस फोर्स। देखिए किसके बारे में पूछ रहा है? ज्वार की घटना यानी टाइड्स के बारे में ये आपसे पूछ रहा है मेरे दोस्तों। तो लगातार आप देखते होंगे कि समुद्र का जो स्तर है उसमें वृद्धि होता है, एक ही बार ऊपर जाता है। टाइड्स का मतलब क्या? एक ही बार ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर एक बार दिन में 2 बार जाता है। 1 से 2 बार मुख्य रूप से सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण इसके माना जाता है। ये जो टाइड है ये सूर्य और चंद्रमा दोनों के आकर्षण के कारण ऐसा होता है कि एक ज्वार बनता है। और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम टाइड कहते हैं, यानी ज्वार कहते हैं। ध्यान रखिएगा। एक हद तक अगर आप बात करेंगे तो जो चंद्रमा का ज्वार बल होता है सूरज के ज्वार से ज्यादा प्रभावी होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में महिला साक्षरता दर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार स्पेशल का। महिला साक्षरता दर क्या है? 61.95, 69.67, 74.44.30 और 82.56। पोल लगाइए फटाफट। कितना है बिहार के अंदर में फीमेल का रेशियो? और हमको जरा बता दीजिए इसी में से ऑप्शन मेल का कितना है? मेल का भी बता दीजिए, ऑप्शन ABCD में से मेल का भी बता दीजिए क्या होगा कमेंट बॉक्स में। टाइम हो चुका है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में अगर हम फीमेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 44.30 है। जबकि अगर महिलाओं के अलावा पुरुषों की बात करेंगे तो पुरुषों का है 69। ये किनका है? पुरुष का है, यानी
मेल का है, ध्यान रखिएगा मेल का कितना है 69। जबकि अगर बिहार की औसत की हम बात करेंगे, बिहार के औसत की हम बात करेंगे, यानी ग्रामीण क्षेत्र के औसत की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र का जो औसत है वो है 59.78, 59.78। ध्यान रखिएगा 2000। अगला जनगणना कब होने वाला है जरा बताइए, अगला जनगणना कब होने वाला है नेक्स्ट। सर आप इतनी दूर क्यों दिख रहे हैं, नजदीक कर लूं कैमरा को, कैमरा को नजदीक कर लूं क्या, ठीक तो है यहां पे, कंफर्टेबल है। अच्छा कल कर लूंगा, अब ये तो आज सेटिंग करवा दी है यहाँ पे दूर से, है ना। बिहार सरकार के द्वारा बजट 2021-22 में शिक्षा विभाग के लिए कितने रुपए प्रस्तावित है, मतलब जो इस बार का बजट आया है, अबड़ी बार का बजट शिक्षा के लिए कितना, 38,035 करोड़, 84,035.93, 58,035.93 करोड़ और 68,036.93 करोड़। पोल लगाइए 1 2 3। कल शाम में प्लस चालू हो जाएगा, 5:30 बजे अपना जो क्लास होता था मेडिएवल हिस्ट्री का वो स्टार्ट हो जाएगा, मेडिएवल हिस्ट्री। टाइम हो गया मेरे दोस्तों, अब करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, याद रखिएगा 38,035.3। फिर इस साल जो अभी अभी फरवरी में बजट पेश किया गया है उस बजट के अंदर में ये प्रस्ताव रखा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि SC ST और इनके लिए जो SC ST और OBC है, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, इनके कल्याण के लिए कितना किया गया है, ये भी एक एग्जाम का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो 12,274 करोड़, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। कोरोना के लिए मुझे बताइए कि कोरोना के लिए कितना, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार ने कितना हजार करोड़ का, वैक्सीनेशन के लिए कितना रखा है, वैक्सीनेशन के लिए कितना हजार करोड़ का बजट है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जिसको हम कहते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कौन सा देश जो है शीर्ष स्थान पर है, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर और जापान। ध्यान से लगाइएगा मेरे दोस्तों, पोल 1 2 3। मेरे तरफ से नेट प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इस बार जो है ना वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ का बजट है, कितना का, 35,000 करोड़ का वैक्सीनेशन का बजट था केंद्रीय बजट के अंदर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों हो जाएगा सी ऑप्शन। 2020 का ये सूचकांक है, अभी अभी जारी हुआ है और इसमें सिंगापुर नंबर 1 पे है। अगर आप भारत की मेरे दोस्तों बात करेंगे तो भारत की रैंकिंग 43rd है, कौन सी है, 43वीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 43rd रैंकिंग जो है भारत की है। और सिंगापुर जो है ना हर साल लगभग 1 ही पर रहता है। जैसे नॉर्वे कैसे रहता है खुशियों के मामले में नंबर 1 पे चलता है, वैसे सिंगापुर कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में नंबर 1 पे हमेशा रहता है। जबकि दूसरे स्थान पे कौन है, तो नंबर 2 पे डेनमार्क रहता है मेरे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और नंबर 3 पे कौन है, तो नंबर 3 पे स्विट्जरलैंड है। जबकि भारत की रैंकिंग कितनी है, 43 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में कछुआ पुनर्वास केंद्र, अभी अभी इस बार का न्यूज है, इसी साल न्यूज में था कि कछुआ पुनर्वास केंद्र संचालित किया जाएगा पश्चिमी चंपारण, गया, भागलपुर, छपरा। कॉमन सेंस की बात है कि सबसे ज्यादा कहां होता है कछुआ, है ना। पोल लगाइए 1 2 3। खुशहाली में फिनलैंड है, हाँ फिनलैंड है, पता नहीं ऊपर नीचे होते रहता है, कभी डेनमार्क कभी फिनलैंड, ऐसे ही चलते रहता है। चलिए मेरे दोस्तों, तो टाइम हो गया है अब, मेरे दोस्तों टाइम हो चुका है। अब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भागलपुर हो गया। क्या होगा, भागलपुर। बिहार के भागलपुर में कछुआ पुनर्वास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके रख लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। बिहार के अंदर में भागलपुर का जो वन इलाका है, आपको पता है कि भागलपुर के अंदर में जो उसका वन इलाका है, उस वनी जंगलों के अंदर में कछुआओं के पुनर्वास के लिए एक कछुआ पुनर्वास केंद्र की योजना बनाई गई है। बेसिकली होता क्या है कि भागलपुर में क्या है, जो गंगा नदी है, गंगा का प्रवाह बड़ा तेज है, मतलब ठीक ठाक है। और यहाँ पे ना बहुत सारे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, जो बालू के टीले होते हैं, जिनको हम सैंड बैंक्स के नाम से भी जानते हैं। इसी के लिए क्या होता है, जो सैंड बैंक्स बनता है ना, इसी के लिए कछुआ यहाँ पे मतलब पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। भागलपुर के फेमस रेस्टोरेंट का नाम बताइए तो जरा, भागलपुर वाले लोग। खाना खजाना रेस्टोरेंट है, घंटा घर, है ना। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का लिंगानुपात सबसे अधिक है। ध्यान रखिएगा, इस बार कम पूछा गया था 66वीं बीपीएससी में। सबसे अधिक रेशियो जो है मेल टू फीमेल सेक्स रेशियो ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, उपरोक्त में से कोई नहीं। पोल लगाइएगा 1 2 3।
बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों के उत्तर आ रहे हैं, आयांश आ रहे हैं, मनीष कुमार पांडे, मनीष आनंद पांडे हैं, नीतीश कुमार हैं, प्रशांत कुमार जी हैं, प्रिंस हैं, बहुत सारे लोग हैं मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। टाइम हो गया, अब करेक्ट आंसर हो जाएगा ईसाई। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक किसका है तो ईसाई का है। अगर आपसे पूछे कि कितना है, बताइए ईसाई का आखिर कितना है, मुझे बताइए, कोई बता सकते हैं कि कितना है ईसाई का? ईसाई में प्रति 1000 पुरुष पर 1000 मेल पर 1023 फीमेल हैं, मतलब 23 महिलाएं ज्यादा हैं। अगर आप जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन में 954 आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, 2011 सेंसस का डेटा दे रहा हूं। मुस्लिम की बात करिएगा तो मुस्लिम के अंदर में 951 आता है, 951 आता है। इसीलिए ईसाई में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है 2011 की जनसंख्या जनगणना के मुताबिक, जो लिंग अनुपात की हम बात करें। अगर हम पूरे भारत की बात करेंगे तो कितना है बताइए? ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं तो कितना है? 943 है। कितना है पूरे भारत का? 943 है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम सिर्फ हिंदुओं की बात करें, इस ऑप्शन में हिंदू नहीं है इसलिए मैं बता देता हूं, अगर सिर्फ हिंदुओं की बात करें तो 939 है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा 939। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन। अब कौन बच गया? बच कौन गया? सिख बच गया ना, सिख। तो सिख का भी देख लीजिए, सी आधा क ख। सिख का कितना है? तो 903 महिलाएं हैं सिख में, ध्यान रखिएगा, 1000 पुरुष में 903। बौद्ध की बात कर लेते हैं तो बौद्ध में 965 है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा 965। अब इतना पे रहने देते हैं, बढ़ते हैं आगे। 10 मार्च 2021 को केंद्रीय सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश, खूब पढ़ा होगा आपने, खूब पढ़ा होगा कि 74 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 100 कर दिया। क्या पूछा है क्वेश्चन? बीमा निवेश यानी एफडीआई की सीमा बढ़ाकर कितने प्रतिशत की जाने की मंजूरी दी गई है? 49, 74, 51, 25। पोल लगाइए, 1 2 3। चलिए, तो टाइम हो गया। अब करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन मेरे दोस्तों, याद रखिएगा 74 हो गया। पहले कितना था? 49 था, 49 से बढ़ाकर कितना कर दिया? और ये कब किया? तो इस बार हमारे बजट में श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 2021-22 के बजट में इसका प्रावधान किया है। इन्होंने बोला है कि विदेशी क्षेत्र की बीमा कंपनियां भी हैं जो भारत में स्वामित्व के साथ, मालिकाना हक के साथ बीमा का व्यापार कर सकती हैं, याद रखिएगा। और पहले जो है ना, ये 26% था, तो 26 से बढ़ाकर कितना हुआ? 49 हुआ। ये कब बढ़ा था? जब 2014 में मोदी सरकार आई थी, तो 2015 के बजट में इसको 26 से बढ़ाकर 49 कर दिया, और 2021-22 में इस 49 से बढ़ाकर 74% कर दिया। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट। केंद्रीय बजट की बात कर रहा है 2021-22। केंद्रीय बजट 2021-22 में रक्षा मंत्रालय के लिए क्या आवंटन है? रक्षा मंत्रालय के लिए आवंटन 2,78,000, 3,78,000, 3,38,000, 4 लाख। देखिए ऐसे ही पता चल जाएगा ये। 1 2 3 पोल लगाइए। आबाद रहिए भाई, प्रणाम तो आप ऊपर वाले को कीजिए, हम सिर्फ दुआएं दे सकते हैं आपको, और मेरी शुभकामनाएं आपको हो सकती है। आशीर्वाद देने की क्षमता आपके आपके माता पिता के अंदर है और ऊपर वाले के अंदर में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो टाइम अप हो गया मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, 4,78,000। सुनिए, रक्षा का बजट अगर आप पूछेंगे तो इस बार बहुत बढ़ाया गया है। कितना कर दिया गया? हमारे कुल बजट का अच्छा खासा प्रतिशत दिया गया है, लगभग लास्ट ईयर के मुकाबले 18.7% का इंक्रीमेंट मिला है हमारे बजट के अंदर में। अच्छा, मेरा एक मानना था कि बीच में एक दिन ऐसा हो जाए कि बिहार का केवल करंट अफेयर हो जाए, सिर्फ बिहार करंट अफेयर। एक दिन जनवरी का, एक दिन फरवरी का, एक दिन मार्च का, ऐसे करके रात में इसी टाइम में सिर्फ बिहार का करंट अफेयर। चलिए, तो करा देंगे। खैर, आते हैं, अगर हम बात करेंगे तो हमारा बजट कब पेश होता है मेरे दोस्तों? तो बजट पेश होता है 1 फरवरी 2000, मतलब 1 फरवरी को हर साल पेश होता है बजट। हमारा बजट नाम का हमारा कोई भी शब्द संविधान में नहीं लिखा हुआ है, संविधान में कहीं बजट का उल्लेख नहीं है। हमारे बजट के अंदर में आर्टिकल 112 है, जिसके अंदर में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का है। बजट के अंदर में मुख्यतः 3 डॉक्यूमेंट होते हैं मेरे दोस्तों, आपको पता है, एक फाइनेंस बिल, एक अप्रोप्रिएशन बिल, और तीसरा क्या होता है? हमारा बजटरी डॉक्यूमेंट होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको आप क्या कहते हैं? डीआरडीओ कहते हैं। हिंदी में इसको क्या, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डीआरडीओ कहते हैं मेरे दोस्तों।
इसने पिनाका, यस इट वाज इन न्यूज, बहुत ज्यादा खबरों में था। पिनाका रॉकेट प्रणाली के अत्याधुनिक रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। ये कहां पर हुआ है मेरे दोस्तों? चांदीपुर, पोखरन, जैसलमेर, बंगाल की खाड़ी। पोल लगाइए 1 2 3। डीआरडीओ की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, डीआरडीओ के द्वारा ये विकसित किया गया है। पिनाका प्रणाली का एक रॉकेट है, ये नया रॉकेट है ना। इस रॉकेट की खासियत क्या है ये मैं बता देता हूं। पहले तो ये समझ लीजिए कि उड़ीसा के अंदर में चांदीपुर है, और इसी उड़ीसा के चांदीपुर से ये परीक्षण किया गया है। यहाँ पे एक केंद्र है चांदीपुर के अंदर में, और ये एक हाईटेक रॉकेट टेक्नोलॉजी है मेरे दोस्तों, हाईटेक है, जो डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया। बेसिकली इसमें क्या फायदा है, तो जो पिछले वाले रॉकेट थी उसकी तुलना में ये ज्यादा सटीक हमला करेगा, सटीक हमला करेगा। जैसे मान लीजिए कि बचपन में आपकी मम्मी आपको ऐसे मारती थी तो आप ऐसे हो जाते थे, तो कंधा पे चोट लग जाता था। अब मम्मी मारेंगी इस टेक्नोलॉजी के बाद, एकदम गाल में मारेंगे तो गाल में चबाक से लगेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, चांदीपुर इज द करेक्ट आंसर, मतलब सटीकता इसकी बढ़ गई है। नेक्स्ट, भारतीय राज्यों में भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसे व्यापकता का सिद्धांत, अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया तो देखो चम्मच में पानी ले लीजिएगा, गर्म पानी लीजिएगा, इसे पी लीजिएगा, ठीक है ना। वेलेजली, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। पोल लगाइए 1 2 3, है ना, 1 2 3 पोल लगाइए। तो बाकी लोग जो है चम्मच में पानी पी लीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा डलहौजी का व्यापकत सिद्धांत। और पहला कैप्चर किसको किया था? सतारा। पहला शिकार कौन हुआ था जी? पहला सतारा कौन हुआ था? सतारा। बेसिकली इसमें था क्या, इस व्यापकत के सिद्धांत को हम अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का श्रेय जो है लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है मेरे दोस्तों। उसी ने हड़प नीति के नाम से कह लीजिए, व्यापकत का सिद्धांत कह लीजिए। इसमें बेसिकली था क्या, इसमें होता था कि जो भी इस प्रदेश का शासन चलता था, उस शासन का अगर वास्तविक रूप से कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उस शासन पर दत्तक पुत्र और का कोई वैल्यू नहीं था, है ना। अगर आपका वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है तो आपको ब्रिटिश सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, और वो दत्तक पुत्र गोद ले सकता था। ध्यान रखिएगा, दत्तक पुत्र क्या हो सकता था? गोद ले सकता था, लेकिन उसकी मांगने की परंपरा बना दी गई थी। लेकिन जब डलहौजी आया तो डलहौजी ने बोला नहीं नहीं, हम कोई दत्तक पुत्र नहीं जानते, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। और बताइए कि पहला शिकार सितारा अवध में क्या हुआ था? अवध में कौन व्यक्ति था? बेटा का नाम क्या था जो दत्तक पुत्र था? अवध के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? बिल्कुल, बिजरिस कादिर, नाना साहब, बहुत बढ़िया। खिलाफत असहयोग आंदोलन, खिलाफत असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है ना, खिलाफत असहयोग आंदोलन, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का समर्थन मिला। असहयोग आंदोलन को वित्त देने के लिए तिलक स्वराज कोष का गठबंधन किए थे, याद है ना। तिलक जो है स्वराज कोष का क्या किए थे? गठबंधन किए थे। हाकिम अजमल खान की अध्यक्षता में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत समिति में विदेशी वस्तुओं का, एकदम सही, क्योंकि इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। स्वराज की स्थापना खिलाफत और असहयोग आंदोलन की मांगों में से एक थी। ये गलत, क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। पोल लगाइए 1 2 3। बहुत सारे लोग जुड़ गए मेरे दोस्तों, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। टाइम हो गया, आप करेक्ट आंसर नहीं फंसे सर, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्यों मैं कह रहा हूं सी ऑप्शन? व्हाई आई एम सेइंग दिस, व्हाई आई एम सेइंग दिस। अगर आपको याद होगा, नागपुर अधिवेशन से चलते हैं। सबसे पहले नागपुर अधिवेशन कब? तो 1920 ईस्वी के अंदर में ये हुआ था, 1920 में, और इसी में असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया था। इसमें क्या हुआ था? तिलक स्वराज कोष बना था। कितने का कोष बना था? 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था, आपको याद हुआ, ओवरफ्लो हो गया था पैसा, ओवरफ्लो, एक कोष बनाया गया। तो ये गलत है, ये इसलिए गलत है कि ये 1919 की घटना है मेरे दोस्तों, नवंबर 1919 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। इस बात का ध्यान रखिएगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का। ये कह रहा है कि हाकिम खान के हाकिम अजमल खान, एकदम गलत बात। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे विटामिन है और इधर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मतलब आपको बताना है कि कौन सा विटामिन खाने से क्या होता है। विटामिन सी तो आपको पता ही होगा। विटामिन B6 जो है चावल का चोकर से मिलता है। विटामिन B2 जो है
कोल्ड लीवर ऑयल यानी कॉड यकृत तेल, ठीक है। विटामिन ई जो है गेहूं के बीज से मिलता है। विटामिन के अल्फा अल्फा अल्फला, ओके ओके ओके, मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गया था, कोई बात नहीं। चलिए तो पोल लगा दीजिए 1 2 3। जैकी कुमार जी और कुमारी स्वाति जी आ गई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा फ्री सेशन एक सुबह 8 बजे होता है जो 1 घंटे का होता है, उसमें इससे भी ज्यादा डिटेल डिस्कशन कराया जाता है। उसके बाद एक सुबह 9 से लेकर 9:30 का सेशन होता है जिसमें करंट अफेयर होता है, 10 न्यूज और उस पर 10 एमसीक्यू, और रात 8 बजे मेरा एक फ्री सेशन होता है। 3 सेशन अभी हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि आप ढीले पड़ गए हैं, आप ढीले पड़ गए हैं, आपको आईपीएल खत्म हो गया है, अब आपको वापस पढ़ाई की ओर लौटना पड़ेगा। ये बीमारी की महामारी की दुमुखता को छोड़कर आपको वापस लौटना पड़ेगा क्लास की तरफ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन बी2, कह रहा है यकृत तेल से। क्या बात करता है जी, विटामिन बी2 किससे मिलता है? दूध पीने से मिलता है, दूध पीने से मिलता है, ध्यान रखिएगा। डैश सतह प्रक्रियाओं की कार्रवाई है जो पृथ्वी की पपड़ी पर एक स्थान से मिट्टी, चट्टान और भंग सामग्री को हटा देती है और फिर इसे दूसरे स्थान पर ले जाती है। आपको पता है ना कि ढेर सारा बारिश होता है तो क्या होता है, पढ़े थे ना, औसाद औसाद जैसे कुछ पढ़े होंगे, बारिश पड़ा यहां से मिट्टी कवर गया, ईंटा पालू पट्टी कवर गया, ढल के कहीं और बह गया, है ना, तो उसको कहते हैं सॉलिफिकेशन यानी मृदा सर्पण। अपक्षय, अपक्षय का नाम होगा। इरोजन कहते हैं, भूखस्खलन कहते हैं। क्वेश्चन दिखने में इतना बड़ा है, आंसर इतनी चुकी है। क्वेश्चन इज सो बिग, ये डिफिकल्ट है समझने के लिए, और आंसर 2 लाइन का है। वाह शाबाश, इतने सारे लोगों का। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। देखिए इसके बारे में अगर सॉइल इरोजन के बारे में बात करें तो आपको पता है कि जो सतही लेयर होता है उस पर से एक पपड़ी टाइप का लेयर, वहां से मतलब मिट्टी चट्टान जो भी करिए वो सामग्री को सॉइल इरोजन हटा देती है और एक नया लेयर ले आती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सर बीएल ग्रोवर की 2 बुक है, कौन सा पढ़ें? देखिए मेरे भाई बीएल ग्रोवर, हाँ ये सही है, इट्स गुड, यही चाहिए। 1707 से आधुनिक काल तक, ये बहुत बेहतरीन किताब है, बहुत अच्छी किताब। अगर ये पढ़ लिया तो पीटी, मेंस और ऑप्शनल तीनों में सोचने की जरूरत नहीं है, तीनों में सोचने की जरूरत नहीं है इस बुक का, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, लद्दाख किसके बीच में है? अब ये कोई क्वेश्चन है क्या? लद्दाख किसके बीच में है? मध्य हिमालय और शिवालिक, ग्रेटर हिमालय और शिवालिक, शिवालिक और जास्कर, काराकोरम और जास्कर, लद्दाख के बारे में पूछ रहा है। पोल लगाइए 1 2 3। मेरे भाई स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो गुड, स्पेक्ट्रम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन है, बट यू कैन नॉट राइट आंसर्स ऑफ ऑप्शनल फ्रॉम स्पेक्ट्रम, इट इज डिफिकल्ट, है ना। बट इफ यू आर रीडिंग डीएल ग्रोवर इट्स अ गुड बुक। टाइम हो गया अब। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, काराकोरम रेंज और जास्कर पर्वत। याद रखिएगा काराकोरम रेंज और जास्कर, इन दोनों के बीच में ही क्या स्थित है? लद्दाख है। लद्दाख आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा शहर लद्दाख का कौन सा है? तो लेह है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लेह जो है इसकी राजधानी भी है। आपको पता है अभी अभी यूनियन टेरिटरी बना है ना। अभी भारत में कुल कितने यूनियन टेरिटरी है? तो 8 है। और लेह जिले के अंदर में मुझे बताइए कौन कौन सी नदियां बहती हैं? ये सवाल पूछा गया था, तो याद रखिएगा सिंधु, श्योक और जास्कर। श्योक नदी यहीं से निकलती है, ध्यान रखिएगा। श्योक और नुब्रा, श्योक और नुब्रा ये 2 ऐसी नदियां हैं जो यहीं से निकलती हैं, और इसी जिले से सिंधु भी गुजरती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये सब नदियों की घाटी बनती हुई नदियां पार करती हैं। जबकि इसी के अंदर में कारगिल कहां आता है? लद्दाख में ही आता है ना कारगिल। कारगिल के अंदर में सुरू, द्रास, जास्कर, ये सब नदी घाटियां आती हैं, याद रखिएगा। और एक बात और, लद्दाख जो है अब क्या हो गया है? अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और याद रखिएगा लद्दाख जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। अगर आपसे बीपीएससी पूछ दे कि केंद्र शासित में प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, तो उत्तर क्या होगा? लद्दाख का होगा। और आपसे यह भी पूछ दे कि सबसे कम आबादी वाला कौन है, तो सबसे कम आबादी इसका भी है, याद रख लीजिएगा। सबसे कम आबादी वाला और सबसे कम आबादी और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, ये दोनों लद्दाख की विशेषताएं हैं, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि शशि सर टाइम पास कराते हैं, एक बच्चा मुझे मैसेज किया, बोला शशि सर आप क्लास में टाइम पास कराते हैं। हमने बोला तुम गलत लिख रहे हो, तुम्हारा लिखते हुए उंगली कांपा कैसे नहीं, तुम्हारी उंगली में कंपन क्यों नहीं हुआ जब ये मैसेज तुम लिख रहे थे? मेरे भाई मेरी शुभकामनाएं हैं तुम्हारे साथ, मैंने इतना ही रिप्लाई किया उसको, है ना।
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान, बहुत इजी है, कौन सी अनुसूची है, कौन सा शेड्यूल है जिसके अंदर में हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनके लिए ओथ एंड अफर्मेशन है? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी? 1 2 3 पोल लगाइए। आपको पता है ना कि तीसरी अनुसूची या दूसरी अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची में क्या है, फर्स्ट में क्या है, जरा बताइए। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, सेकंड में क्या है, सैलरी किसमें है, सैलरी किसमें है? नेक्स्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची, याद रखिएगा, थर्ड, सेकंड के अंदर में सैलरी है ना। पहला आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची। कैसे, देखिए तीसरी अनुसूची के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं। यहां पे कह रहे हैं उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों के शपथ की व्यवस्था, भारत के किसी भी मतलब जैसे केंद्रीय मंत्री उनके शपथ की व्यवस्था तीसरी अनुसूची में, संसद के चुनाव के उम्मीदवार की व्यवस्था तीसरी अनुसूची के अंदर में, सांसद की व्यवस्था यानी संसद के सदस्य की व्यवस्था तीसरी अनुसूची में है, सीएजी तीसरी अनुसूची में है, राज्य के मंत्री तीसरी अनुसूची में है, राज्य मंडल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधान परिषद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये सब जो है थर्ड शेड्यूल में है। कितने शेड्यूल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 12 हैं। मूलतः कितने थे जब संविधान बना था, तो मूलतः कितने थे, मूलतः प्राइमरली कितने थे? 8। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के बाद भारत की देखभाल के लिए एक नए अधिकारी, प्लस वाले लोग चम्मच में पानी लीजिएगा और पी लीजिएगा, अगर गलत होगा तो कॉपी में 3 बार लिखवाए हैं और पूरा स्ट्रक्चर लिखवाए हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक नए अधिकारी भारतीय राज्य की नियुक्ति की गई थी, इसकी सहायता के लिए कितने सदस्यों की एक मंत्री परिषद बनाई गई थी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, 12, 10, 20, 15। पोलिंग लगाइए, 1 2 3। निधि चतुर्वेदी आई हैं। निधि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास के अंदर में। प्रतिदिन क्लास आया कीजिए। हमारी क्लास फ्री क्लास जो होती है वो सुबह 8 AM और शाम को 8 PM में होती है, हमारी फ्री क्लासेस होती हैं। टाइम हो गया, आप करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। ये मैंने पॉलिटी के क्लास में भी पढ़ाया था, L3 के अंदर में, लेक्चर नंबर 3 के अंदर में पढ़ाया था। 1857 की क्रांति, वही वीर अपना मंगल पांडे, बैरकपुर मेरठ से निकला हुआ मंगल पांडे की हत्या होती है, उसको फांसी पर लटका दिया जाता है। लोग दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, दिल्ली में जाके बोलते हैं बहादुर शाह जफर तुम हमारा नेतृत्व करो, बहादुर शाह हमारा नेतृत्व करता है प्रतिनिधित्व के तौर पे। 1857 की क्रांति होती है, शुरुआत होती है 10 मई को, बढ़ते 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 अंततः इसका दमन कर दिया जाता है। दमन के पीछे काम बहुत सारे कारण हुआ करते थे जिनको हमने क्लास में पढ़ाया है। लेकिन जब ये क्रांति होता है तो 1857 के बाद 1858 आता है, और 1857 के पहले कौन रूल करता था? कंपनी का शासन होता था, कंपनी रूल। इसके बाद शासन क्या हो जाता है? क्राउन रूल हो जाता है मेरे दोस्तों। किसका रूल हो जाता है? क्राउन रूल। इट इज डायरेक्टली रूल फ्रॉम द ब्रिटेन, याद रखिएगा, ये डायरेक्ट ब्रिटेन की महारानी उसको रूल करने लगती है। और नवंबर, डेट याद होगा, कौन नवंबर? 1 नवंबर 1858 को वो जो है पर्चा जारी कर दिया जाता है। उसके बाद बहुत सारा डैमेज कंट्रोल होता है। अंग्रेज बहुत बहुत सचेत हो चुके थे, वे जान चुके थे कि भारतीयों को दूर करो, नहीं तो ये भारतीय हम लोग का जान ले लेंगे, भगा देंगे यहां से। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक 15 सदस्यीय 15 मेंबर, आंख बंद नहीं कर लेते जब हम बोलते हैं ना, तो मेरा नेचुरली आंख बंद हो जाता है, तो हम क्या करें बोलिए? जब हम स्पीड में बोलते हैं ना, लय में, तो मतलब आंख मेरा बंद हो जाता है, हम क्या कर लें बोलिए? इसमें कुछ कर सकते हैं। 15 मेंबर थे, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि 15 मेंबर थे। इसमें 8 मेंबर इधर से और 7 मेंबर इधर से, ये भी बताया था। 8 मेंबर की नियुक्ति कौन करेगा? तो 8 मेंबर की नियुक्ति सरकार करेगा। और 7 कौन थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे, COD, है ना। और इसमें सब कुछ, सारा पावर इनसे छीन के किसको दिया गया था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी राज्य का सचिव, एक नया पद बनाया गया था, आपको याद है ना। यहीं पे गवर्नर जनरल जो है समाप्त कर दिए गए थे, एक नया पद आया, वाइसराय। जरा बताइए भारत का पहला वाइसराय कौन बना था? टेल मी। दिस इज कॉल एनर्जी। और हम उसे कहते हो मेरे भाई, मैं तो यही उस बच्चे को रिप्लाई किया कि तेरा उंगली मेरे भाई क्यों नहीं कांपा, ये लिखते हुए कि शशि सर आप क्लास में टाइम वेस्ट कराते हैं, चाहे मेरा प्लस हो चाहे मेरा स्पेशल हो। ईश्वर गवाह है मेरे भाई, मेरे जीवन की शुभकामनाएं हैं, तुम सफलता को अर्जित करो, लेकिन लांछन लगा के नहीं। तकलीफ हुई है इस बात से। नेक्स्ट, औरंगजेब शासन के पूर्व 10 वर्ष के कालक्रम में अभिलिखित है। मतलब क्या कि आपको बताना है कि फर्स्ट 10 years ऑफ औरंगजेब रूल वाज क्रॉनिकल्ड इन। औरंगजेब का जो शासनकाल था, शासनकाल के 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, ठीक है ना। तो क्या है? आलमगीर नामा, औरंगजेब नामा, पीर नामा और धर्म तनाव। पोलिंग लगाइए, 1 2 3 पोल लगाइए। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब को कहां ताज पहनाया गया था? तो वही दिल्ली था भैया।
औरंगजेब ने कितने साल तक शासन किया मेरे दोस्तों? तो 49 ईयर्स तक शासन किया। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? तो 1707 में, और यहीं से मुगलों का पतन शुरू हो जाता है। लेकिन मुगल में लैटर मुगल पीरियड यहीं से स्टार्ट होता है, जिसको आप उत्तर मुगल काल कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटर मुगल पीरियड कहते हैं। 1707 में जब मुगल की मृत्यु होती है तो उस समय भारत के आधिपत्य शासन पे सिर्फ ये दक्षिण का ये वाला इलाका छोड़कर पूरे भारत पर मुगलिया झंडा लहरा रहा था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये पुस्तक आलमगीर नामा थी। आलमगीर नामा किसने लिखी थी पूछ दे तो कहिएगा मोहम्मद काजिम ने लिखी थी मेरे दोस्तों। किसने लिखी थी इस पुस्तक को? मोहम्मद काजिम ने लिखा था। मोहम्मद काजिम ने लिखा था, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, लैंड होल्डर सोसाइटी कांग्रेस। लैंड होल्डर सोसाइटी कांग्रेस की स्थापना से पहले एक प्रतिष्ठित राजनीतिक संगठन थी। इसकी स्थापना किसने की थी? आपको भी पता है कि कांग्रेस जब स्थापित हुआ था उससे पहले ये सोसाइटी हुआ करती थी। 1835-36 की बात है। विलियम एडम, सुरेंद्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, जगन शेखर मठ, उनमें से कोई नहीं। पोल लगाइए 1 2 3। लैंड होल्डर सोसाइटी मेरे दोस्तों, अगर हम लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यस, 1836-37 लिखो। मन्नू सिंह राजपूत, कभी भी एक ईयर नहीं लिखा जाता है, फाइनेंशियल ईयर लिखो। 1836-37 में इसका गठन किया गया था। गठन किया था द्वारकानाथ टैगोर ने मेरे दोस्तों। किसने स्थापना की थी? द्वारकानाथ टैगोर ने। बेसिकली ये हुआ क्यों था? तो जो जमींदार थे ना, जमींदारों के हित के लिए, जो किसान थे ना, किसान जमींदार पे चढ़ गए थे, इसलिए इसकी स्थापना क्यों की गई थी? उल्टा था, किसानों के लिए नहीं, जमींदारों के हितों के लिए। जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए। कोई हमसे पूछता है, कोई हमसे कल पूछ रहा था, एक बड़े रिनोन्ड टीचर हैं, कि सर आप इतना डिस्कशन जबरदस्त कैसे कर देते हैं, या मतलब इतना डिस्कशन में बोलते क्यों हैं? हम बोले भाई हम पैदा ही हुए हैं डिस्कशन से, मेरी पैदाइश ही ये डिस्कशन से है ना। जब मैंने शुरू किया था ना तो लोगों ने मुझे क्लास नहीं दिया था, लोग हमसे डिस्कस कराते थे कि जाओ तो नहीं डिस्कशन करा दो, ये स्थिति थी। ठीक है, तो द्वारकानाथ टैगोर की बात करते हैं। द्वारकानाथ टैगोर, खैर इसके बाद 1885 का वो दौर आता है और इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। कब होती है? 1885 के अंदर में एओ ह्यूम के द्वारा। डब्ल्यूसी बैनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। और इसकी स्थापना कहां होती है? तो मुंबई के अंदर में होती है। याद रखिएगा दोस्तों, दिसंबर का महीना होता है। किस महीना होता है? दिसंबर का महीना होता है। एओ ह्यूम का पूरा नाम क्या था? ऑक्ट्रीन, याद है ना? एडम, क्या नाम था एओ ह्यूम का पूरा? कौन से ह्यूम? हाँ बिल्कुल, एलन ऑक्ट्रिन, ठीक है ना, एलन ऑक्ट्रिन। एडम नहीं, एलन था, एलन। कोटा में कोचिंग है ना, एलन वही। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है? मतलब वो बोला है कि हम अपना ही प्रोडक्ट बनाएंगे। कौन सी कंपनी है? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है नहीं। और आपको पता है कि पहले से फ्लिपकार्ट अपना बना रही है। फ्लिपकार्ट पहले से अपना बना रही है ना, उसकी कंपनी का क्या तो नाम है, फ्लिपकार्ट का कुछ अच्छा नाम है। फ्लिपकार्ट का जो अपना प्रोडक्ट है ना इलेक्ट्रॉनिक का, सब कुछ आता है उसका। करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेजॉन। याद रखिएगा, अमेजॉन इंडिया जो है वो अपना प्रोडक्ट बनाएगी अपने नाम से, है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छी बात है। फ्लिपकार्ट इंडिया नहीं है भाई, कुछ और नाम है मेरे दोस्त, कुछ और नाम है, ये मुझे नहीं पता है। माइक में इको हो रहा है, अब इको हो रहा है क्या? देख लीजिए। हाँ, स्मार्ट बाई, बिल्कुल स्मार्ट बाई इज द करेक्ट आंसर, यही है। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता, थोड़ा फास्ट करिए भाई, बहुत स्लो चल रहा है, डिस्कशन ज्यादा करवा रहे हैं आप हमसे। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना? या केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट, एकदम सही बात है। जिसे वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, गलत। इसकी स्थापना 1952 में हुई। यह संविधानिक संस्था है, उपयुक्त में से कोई नहीं। पोल लगाइए 1 2 3। टाइम मेरे दोस्तों आप हो गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, सिर्फ एक यही बात सही है और इसके अलावा जितनी बातें हैं सब गलत हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1952 में नहीं, 1964 में इसको स्थापना हुई थी। इसको वैधानिक दर्जा ऑलरेडी प्राप्त है।
ये क्यों बनाया गया था केंद्र? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए बनाया गया था, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए बनाया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। और 2003 के अंदर में ये जो सीबीसी है इसको वैधानिक दर्जा दे दिया गया, याद रखिएगा 2003 के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट। अवध राज्य पर किसके द्वारा कब्जा कर लिया गया? तो अभी कोई सवाल है, अवध पर कौन कब्जा करेगा? हास्टिंग गया, डलहौजी गया, तो कौन आया? वेरेन हास्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लिट्टन, डलहौजी। पोल लगाइए 1 2 3। करप्शन नहीं रुका सर, कोई बात नहीं, नहीं रुका तो चलिए टाइम हो गया। अब मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अवध पर उन्होंने कब्जा किया था, अवध राज्य पर कब कब्जा किया था? 1856 के अंदर में, है ना? बात तो है सर, एम्बुलेंस में बालू ढो रहा है। प्रशांत जी, ये राजनीतिक मंच नहीं है, एक क्लास है। एम्बुलेंस में कौन बालू ढो रहा है, कौन पेशेंट, इसके ऊपर टिप्पणी नहीं है यहाँ पर। और इल्जाम क्या लगाया था? लगाया था कि मिस गवर्नेंस यानी कुशासन का आरोप लगाया था उसने कि मिस गवर्नेंस हो रहा है यहाँ पर, और कब्जा कर लिया। और कौन थे वहां के नवाब? वहां के नवाब कौन थे? तो आपको याद होगा, वाजिद अली शाह हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? वाजिद अली शाह हुआ करते थे। और वाजिद अली शाह पर अंग्रेजों ने क्या किया? गलत तरीके से आरोप लगाकर हड़प लिया, है ना, उनसे उनका राज्य छीन लिया गया। नेक्स्ट। अच्छी किताब है भाई, बीएल ग्रोवर, ये भी चलेगा, इट्स अ गुड बुक। लेकिन मेरा सवाल है कि जिनका ऑप्शनल नहीं है वो इसको मत पढ़ें, चुपचाप स्पेक्ट्रम पढ़िए और काम चलाइए। निर्भय, निर्भय एक कौन सा मिसाइल है? ब्रह्मोस किस तरह का मिसाइल है? बाहर है क्वेश्चन। जियो बिहार के लाला, जियो, बेहतरीन सवाल। निर्भय किस तरह का है? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस से पकड़ा जाएगा, यस पकड़ा जाएगा ब्रह्मोस से। पोल लगाइए 1 2 3। ज्यादा बोलते हैं ना तो इसमें पेन होने लगता है। एनीवेज, टाइम हो गया। अब करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन। देखिए ये क्या है? एक सब सोनिक मिसाइल है, और ये क्या है? एक, दोनों में अंतर क्या है जी? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सब सोनिक एंड सुपरसोनिक? क्या दिक्कत है? अंतर क्या है? दूरी का अंतर होता है, दूरी, कितना दूरी मार करेगी और कितना स्पीड चलेगी, यही दोनों होता है। कितना डिस्टेंस तक जाएगी और कितना दूर तक मार करेगी, बस इतना ही का अंतर होता है, याद रखिएगा। ब्रह्मोस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, इसको पनडुब्बी पर, जहाज पर, सेना के हेलीकॉप्टर पर, प्लेन पर उड़ाया जाता है, विमानों से छोड़ा जाता है, और इसको जमीन से लॉन्च नहीं किया जाता है। नेक्स्ट। एंथ्रैक्स, आपको पता है एंथ्रैक्स, आप अब इसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं। एंथ्रैक्स क्या है? आपको पता ही है कि कहां पाया जाता है, और एंथ्रैक्स किसके कारण होता है? वायरस, जीवाणु, फंगस, प्रोटोजोआ, एनिमल्स। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, एंथ्रैक्स एक बीमारी का नाम है, बीमारी है ये, है ना। और ये किसको होता है आपको भी पता ही है, ठीक है ना, किसको होता है बताइए? किसको होता है? जंगली जानवर का नाम सुने हैं? जंगली जानवर जो जंगल में होता है, जंगली जानवर, जंगली जानवर को बेसिकली ये बीमारी होती है। इट इज अ टाइप ऑफ डिजीज, जैसे भी कोरोना रोग है ना, वैसे ही ये बीमारी है। और ये बीमारी बेसिकली मिट्टी में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? मिट्टी में। एंथ्रेक्स प्राकृतिक रूप से कहां पाया जाता है? मिट्टी में पाया जाता है। और ये जो घरेलू जानवर होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, उनको प्रभावित करता है। एक तरह का ये डिजीज है, संक्रामक रोग है, इन्फेक्शन होता है, संक्रामक जो है ना रोग है ना। जीवाणु होगा मेरे भाई, बैक्टीरिया होगा, है ना, बैक्टीरिया होगा। और ये कहां होता है? तो दक्षिण अमेरिका है ना, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में होता है। मध्य मध्य पश्चिमी एशिया के अंदर में भी होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। यूरोपीय इलाकों में भी, पूर्वी यूरोप के इलाकों में भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता क्या है? ये पूछ रहा है, विशेषता विद्युत तरंगों की। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच मजबूत दिशा में यात्रा करती हैं। क्या बात है यार। निर्वात में उनका वेग वेग विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करता है। बात, ये तरंगे किसी भी माध्यम से गुजर सकती हैं, और निर्वात में भी, मतलब वैक्यूम में भी गुजर सकती हैं। विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैक्यूम पढ़े ही होंगे स्कूल।
थैंक यू नीतीश जी, थैंक यू। टाइम अप, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसमें कुछ भी खास नहीं है, इसमें कुछ खास नहीं है। आपको पता है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में दोलन के कारण जो तरंगे निर्मित करती हैं, किसके कारण करती हैं? दोलन के कारण करती हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द दोलन ओनली, ठीक है ना। और ये भी स्टेटमेंट गलत, विशेषता नहीं है इसकी। और स्पीड कितना होता है लाइट का? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखिए। बिहार की भूमि क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? वो कुछ दिन पहले ही पढ़ाए थे प्लस में, कुछ दिन पहले ही पढ़ाए थे कि बिहार का एरिया कितना है। 145, 225, 286, 353। सर कौन सी बुक लूं? चुनमुन जी, कल प्लस की क्लास होगी मेरी 5:30 बजे शाम में, 5:30 PM में कल प्लस क्लास कल से शुरू हो जाएगी, तो कल आइएगा क्लास में, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। 2.4 नहीं होगा मेरे भाई, 2.86 है। 2.4 कहां से हो जाएगा? अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बिहार जो है 12वें पोजीशन पर है। किस पोजीशन पे है बिहार? बिहार का क्षेत्रफल, बिहार जो है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य है, याद रखिएगा, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से 12th स्टेट है। और कुल भूमि का 2.86% ही बिहार में है। और जनसंख्या की दृष्टि से बताइए, जनसंख्या कल ही बताए हैं, जनसंख्या की दृष्टि से 3 नंबर पे है। नंबर 1 पे कौन है? यूपी। नंबर 2 पे कौन है? महाराष्ट्र। नंबर 3 पे कौन है? बिहार। ध्यान, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल विदेश नीति से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? 330, 61, 51, 368। पोल लगाइए 1, 2, 3। हाँ भाई, काहे चिंता आप करते हैं, बिल्कुल हम पूरा बताएंगे आप, है ना। विदेश नीति हम पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है ना। खैर देखिए, टाइम हो गया। अब करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51 मेरे दोस्तों। देखिए संविधान का अनुच्छेद 51, आपको पता है 51 का नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय 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 शांति और सुरक्षा, शांति और सुरक्षा, है ना, इससे संबंधित है, इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा से। अब आपको पता है कि इसके अंदर में क्या है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कैसी बने रहे, राष्ट्रों के बीच में न्याय संगत फैसले हो, सम्मानपूर्ण व्यवहार हो एक दूसरे राष्ट्रों के बीच में, संगठित जो भी लोग हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारा संगठन मजबूत हो, तमाम तरह की बातें हैं इसके अंदर में। किसके शासन काल को मुगल साम्राज्य के स्वर्ण रूप बताइए? कौन नहीं जानता अपना जहांगीर बाबा? चलिए ये बोनस मेरी तरफ से हटाइए, बोल लीजिए। अभी ऐसे भी नहीं देते तो आप 100% मार ही देते आप लोग, इसीलिए हम नहीं चाह रहे थे कि आप 100% मारे। देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे सर अकबर होगा, अकबर नहीं मेरे भाई। करेक्ट आंसर कौन होगा? शाहजहां होगा। वही शाहजहां जो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ताजमहल बनाए, यही शाहजहां था जिसने अपनी बेगम मुमताज के याद में एक खूबसूरत सा महल ताजमहल बनवाया था। सोचिए कितना मोहब्बत करता था, इसीलिए दुनिया उसको मोहब्बत की प्रतीक कहती है ताजमहल को, है ना। ध्यान रखिएगा। तो शाहजहां बिल्कुल अपने जमाने का हीरो था। अच्छा, शाहजहां की जो बेगम थी जिसका नाम मुमताज था, सुनिए मुमताज था, तो ये मुमताज महल जो हुआ करती थी, मुमताज महल का ओरिजिनल नाम क्या था? अजुर्मंद बानू बेगम इसका ओरिजिनल नाम था, लेकिन सब मुमताज कहता है, लेकिन याद रखिएगा अर्जुमंद बानू बेगम इसका ओरिजिनल नाम था। और इसका घर का नाम क्या था? मुमताज था। स्कूल का नाम क्या था? तो स्कूल का नाम अंजुमंद बानू बेगम हुआ करता था, है ना। और स्कूल का नाम अंजुमन बानू बेगम और घर का नाम मुमताज। वही मुमताज लोग कहते हैं कि मुमताज की याद में शाहजहां ने बनवा दिया। बेसिकली ये जो इलाका हुआ करता था, आज आप इसको आगरा कहते हैं, है ना। आप इसको आज क्या कहते हैं? आगरा कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा इसकी मृत्यु हुई थी 1861 में, जहां पे ये मृत्यु हुई थी उसका नाम था बुरहानपुर। बुरहानपुर बुरहानपुर में जब मृत्यु हुई तो उसको बुरहानपुर में कब्र खोद दिया गया और कब्र खोद के वहां दफना दिया गया, यहाँ पे ऐसे लिटा दिया गया।
और लिटाने के बाद जब ये 40 कदम पीछे हटे तो अल्लाह ने इसे ऊपर से उठाकर बिठाया, अल्लाह ने इसको ऊपर बिठाया और इसके दोनों कंधे पर फरिश्ते बिठा के इसके पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक से गवाही दिलवा दी कि तुमने अपने इस जीवन में क्या किया। लेकिन वापस से इंसानों ने क्या किया, इस कब्र में से इसको निकाला, इसके अवशेष को निकाला, यहां से कब्र को दोबारा खोदा गया बुरहानपुर में, और अवशेष को निकालने के बाद यहां से वो कलश में ले गया, मतलब जो भी चीज में लेके गया, और अवशेष को ले जाकर इस ताजमहल में रख दिया और ताजमहल के अंदर में दफन कर दिया। ओरिजिनली यहां पे ये दफन नहीं है, इस गलती फहमी में मत रहिएगा, आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि ये जो है ओरिजिनली यहाँ मुमताज जो है ना आगरा के ताजमहल में दफन है, इस बात को ध्यान रखिए। ओरिजिनल दफन बुरहानपुर में हुई थी, है ना, ठीक है। स्कूल जाती थी, स्कूल का नाम अंजुमन बानो बेगम था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमेशा एक ऋणात्मक ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है? निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। पोल लगाइए 1 2 3। क्या पूछ रहे हैं राजाराम मिश्रा जी? राजाराम जी कह रहे हैं सर पॉलिटी के बारे में नहीं बताइएगा कि क्लास होगा कि नहीं। देखिए अभी फिलहाल तो पॉलिटी की क्लास नहीं होगी। प्लस कोर्सेज के अंदर में आप राजाराम जी हैं, प्लस में हमारे पास एक से एक टॉप एजुकेटर पॉलिटी पढ़ाते हैं, जैसे आलोक सर, ज्ञान प्रकाश सर, अभिमन्यु सर, अभय प्रताप सर, प्रशांत सर, सुरेश कुमार चौधरी सर, देवेंद्र सर, सभी लोग प्लस पढ़ाते हैं। आप क्लास कीजिए सर, लोगों का बड़ा मजा आएगा। आनंद सर लीजिए ना भाई, सब का नाम लिख देंगे, मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, मैं सभी शिक्षकों का सम्मान रूप से आदर और सत्कार करता हूं, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्लोरीन होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? फ्लोरीन। याद रखिएगा फ्लोरीन को कैसे दफनाते हैं, तो दफनाते नहीं है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का अगर परमाणु संख्या बात करें तो कितना नंबर है? 9 नंबर है, 9। और हमेशा ये निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, यानी ऋणात्मक ऑक्सीजन अवस्था को दर्शाता है ऑलवेज। और धनात्मक कब होता है? जब F2O हो जाता है, जब इसके ऑक्साइड इसके साथ मिल जाते हैं, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तब। नंदवन के पश्चात, देखिए अगर आप कहिएगा कि आपसे पढ़ना है तो हमको ये क्लास फिर बंद करना पड़ेगा, रात को 8 बजे वाली ये क्लास बंद करके कहिएगा तो पॉलिटी का थ्योरी स्टार्ट कर देंगे, आपकी जैसी मर्जी। ये बंद कर देते हैं और पॉलिटी का थ्योरी पढ़ा देंगे, हमको कोई दिक्कत ना है ना, आपकी इच्छा है, ये सब आपकी इच्छा के ऊपर है। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन किया? मगध पर। तो कल ही तो आज ही सुबह तो डिस्कस किए थे पूरा हायरार्की, जब हम पटना की बात करा रहे थे कि पटना जो है पाटलिपुत्र से पटना हुआ था। तो मौर्य, सुंग, गुप्त, कुषाण। टाइम ऑफ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। मौर्य राजवंश ने इसके बाद शासन किया था मेरे भाई, और कौन आएगा? नंदवंश का अंतिम शासक कौन? घनानंद। घनानंद ही था ना मौर्य, इसका नंदवंश का अंतिम शासक। घनानंद को हराकर कौन आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य आया। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से? तो अपने चाणक्य की सहायता से। किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से। कॉमन क्लास है। कब? तो 322 ईसा पूर्व के अंदर में, 322 ईसा पूर्व के अंदर में। किस वंश की स्थापना? तो मौर्य वंश की स्थापना। IUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी का सह अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? बहुत ऑब्वियस है, हम क्वेश्चन पूछे हैं तो भारत ना होगा जी। मान लीजिए भारत में ये सवाल पूछा जा रहा है तो उत्तर भारत ही होगा, है ना। तो पोल लगाइए 1 2 3। सर अहाँ के तनी भोजपुरी में ना बाजी। अरे भाई भागलपुरी तुम बोल रही हो कि अहाँ के यहाँ के अरकारी भोजपुरी बोले हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बट ऑब्वियस है, भारत में क्वेश्चन आ रहा है 2020 से लेकर 2023 तक का मिला है अध्यक्ष, भारत को चुना गया है। हाँ, भारत के पहले कौन था? तो दक्षिण कोरिया था मेरे दोस्तों, दक्षिण कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट। चेर, चोल, पांड्य संगम युग के प्रमुख राजवंश थे। बात सही है। संगम काल के दौरान राजवंशों और उनकी राजधानियों के संबंध में गलत मिलान का चयन करें। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, रॉन्गली मैच्ड चुनना है। चोल वंजी एकदम सही, चोल उड़ीपुर एकदम सही, पांड्य मुजरी से एकदम सही। पांड्य मदुरई कहां से पहुंच जाएगा? पांड्य मुजरई कहां से जाएगा जी?
ठीक है, तो फटाफट थोड़ा क्लास लगाइए। टाइम अप। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, पांडे मजुरई। ये गलत है मेरे भाई, दिस इज रॉन्ग। संगम के दौरान 3 हुए, आपको ही पता है, चेर, चोल और पांडव। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास जब फ्री टाइम होना और जब आपका मूड बहुत बढ़िया हो, किसी दिन बिरयानी विरयानी खाइए आराम से, एकदम बढ़िया से चिकन लॉलीपॉप वगैरह दबाइए, और उसके बाद आराम से जब मूड बढ़िया होना तो संगम वंश पढ़ लीजिए, क्योंकि संगम वंश पढ़ने के लिए ना मूड बढ़िया होना आवश्यक है। ठीक है ना? तो संगम वंश पढ़िए। चेर, चोल और पांडे 3 राजवंशों ने शासन किया, और 3 राजवंशों में चेर का वंजी एकदम सही है, चोल का उदयपुर एकदम सही है, जबकि पांडे के बारे में अगर आपसे कोई पूछ दे तो पांडे का मदुरई होगा, मुजरिस नहीं। तो मदुरई यहां पे दिया हुआ है। ये आपको केरल के अंदर में है, ये दोनों आपको तमिलनाडु के अंदर में था, तमिलनाडु के अंदर में, या ध्यान रख लीजिएगा। अब बाकी अब फिर वो सब करने लगेंगे कि मली मेखली संगम काल के दौरान लिखा गया, तो तमिल का महाकाव्य था, शिल्प प्राधिकरण था, तो ये सब गलत बात है ना। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में न्यूनतम वर्षा होती है? मधेपुरा, लखीसराय, किशनगंज, अरवल। सर आप टेलीग्राम पर नहीं हैं भारती जी, आप मुझे जहां ढूंढिएगा वहां मैं मिल जाऊंगा। गूगल पर मारिए शशि शरण, इंटरनेट पर मारिए, जहां मारिए वहां मिल जाऊंगा। खोजिए तो सही, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, सब जगह मिलूंगा, है ना। एक दो जगह और मिलूंगा लेकिन यहां बोल नहीं सकता। करेक्ट आंसर है अरवल, है ना। स्काइप पर, बिल्कुल स्काइप पर, और जूम मीटिंग में, जूम कॉल हम करते रहते हैं बीच बीच में। करेक्ट आंसर है अरवल। अरवल क्यों? अरवल, अरवल में क्यों बारिश कम होती है? वाई इट इज? अरे भाई, अरवल बीच में पड़ता है, चारों तरफ गर्म का इलाका है, इसलिए कम बारिश होती है। निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में कंपास, कंबोज होना चाहिए ना, कंपास लिख दिया, ठीक है। कंपास घास के मैदान है। अगर गलत हुआ तो चम्मच में पानी लीजिएगा और उसको ऐसे फूंक के ले लीजिएगा। यूक्रेन, ब्राजील, चीन, न्यूजीलैंड, है ना। घास के मैदान आपका, अच्छा ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान का क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान का पंपास। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील, याद रखिएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के बाद नॉर्थ अमेरिका का कौन है? नॉर्थ अमेरिका के घास का मैदान कौन है? प्रेरेरी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही है ना। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही है? और आपको पता है ना कि अभय प्रताप सर की स्पेशल क्लास दोपहर में 2 बजे होती है। 2 बजे दोपहर में अभय प्रताप सर की क्लास होती है। और भी हमारे बहुत सारे एजुकेटर, टॉप एजुकेटर सुबह से रात तक क्लास ले रहे रहते हैं। लेकिन अभय सर अब आपको कोविड से निकल के आ चुके हैं, और कोविड पॉजिटिव थे अभय सर, अब वापस हो चुके हैं कोविड से, है ना। उनकी क्लासेस रेज्यूम हो गई हैं। तो कैंपस, कंपास वेंजुएला में, लॉस लोनास ब्राजील में, सवाना अफ्रीका में, स्टेपी कह रहा है ग्रीनलैंड में। बताइए ये है पॉसिबल? 1 2 3 पॉसिबल ही नहीं है ये। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाना। सवाना कहां है? अफ्रीका में। बाकी ये सब क्या है? गलत है। थोड़ा फास्ट कीजिए भाई। निम्नलिखित में से हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित? हाँ, ये एक ना मिसकंसेप्शन है हिंदू वृद्धि दर को लेकर के, कि हिंदू के जनसंख्या से वृद्धि, जनसंख्या से नहीं है। साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, वृद्धि दर, उद्योग। पोल लगाइए 1 2 3। इसके बारे में थोड़ा सा सुनिएगा, एक लाइन बोलूंगा मैं। देखिए, जब हमारी इकोनॉमी, भारत जब देश 1947 में आजाद हुआ ना, तो 1947 के बाद से, जब 1950 से लेकर के 1980 तक का ये 30 वर्ष का जो टाइम पीरियड है ना, 30 इयर्स का टाइम पीरियड, इसी को कहते हैं हिंदू वृद्धि दर। ऐसा क्यों कहा जाता है इन 30 सालों के अंदर में हिंदू वृद्धि दर? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दर के जो प्रतिपादक थे उनका नाम था प्रोफेसर रामराज कृष्ण। रामराज कृष्ण उनका पूरा नाम हुआ करता था, पेशे से वो प्रोफेसर थे।
और उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, क्यों? क्योंकि इसमें जीडीपी जो हमारा है ना वो 3 से 4% के बीच में बढ़ता था, 3 to 4% के बीच में कांस्टेंट था, इसीलिए इसका नाम दिया गया हिंदू वृद्धि दर। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जो देश के 4 राज्यों की सीमा पर स्थित है? कल ही क्लास में पूछा था मैंने, है ना। सहारनपुर, झांसी, गौतम बुद्ध नगर, सोनभद्र। चलिए, बहुत बढ़िया। टाइम अप। अगर आप सोनभद्र की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर में पड़ता है, ये यूपी के अंदर में सोनभद्र यहां पर है, मान लीजिए। इधर छत्तीसगढ़ है, इधर एमपी है, इधर बिहार, झारखंड है, इधर बिहार है, और इधर यूपी का इलाका है। 4 हुआ ना जी, 1 2 3 4 हो गया, यही 4 है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। विशेष अधिकारी को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं? 338 से, 350 भी, 323 से 366। पोल लगाइए 1 2 3। टाइम हो गया। अब मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 300। सुनिए, इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये हुआ कब? तो ये हुआ 1956 के अंदर में। कौन सा? यही बीपीएससी ने पूछा था कि कौन संविधान संशोधन है ये संविधान संशोधन कौन सा है? 7th है, याद रखिएगा, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम है। और इसमें संविधान के अंदर में कौन सा भाग जोड़ा गया? 17वां भाग। कौन सा भाग? 17, याद रखिएगा। 10 5 15 2 17, 17 भाग के अंदर में 17वें भाग के अंदर में एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका नाम था आर्टिकल 350B। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि एक आयुक्त स्तर का एक अधिकारी भाषाई आधार पर, यानी लिंग्विस्टिक आधार पर माइनॉरिटीज के लिए मतलब एक अलॉट किया जाएगा, और इसी के अंदर में फिर अल्पसंख्यक मामले वगैरह सब आ जाएंगे, तो वो सब चीज अलग है। क्या बताएं, 1956 में नहीं बोले, विवाद हुआ था, कोई मरा था 1956 में, वो विवाद हुआ था, तबे ना लिंग्विस्टिक आधार पे आवाज उठने लगी। डिस्कस किए हैं ना क्लास में। निम्नलिखित में से किस, यस श्री राम बाबा, ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई? 63वीं बीपीएससी का सवाल है ये। 1972, 1974, 1976, 1989। बोल लगाइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई? इजी क्वेश्चन है। कहां पर है ये? तो बट ऑब्वियस है, दिल्ली में होगा। जब बोर्ड है तो ये दिल्ली के अंदर में होगा। करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन। और ये है कहां पे? तो दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के एलजी कौन है जी? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। लेखानुदान, जिसको आप वोट एंड अकाउंट करते हैं, इकोनॉमिक्स का एक टर्म बजट के अंदर मैंने पढ़ा रखा है ना। कल्याणकारी ऋण के लिए होता है, भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए होता है, एक निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से धन निकालने के लिए होता है, और केंद्र और राज्य शासित प्रदेशों को अनुदान देने के लिए होता है। पोल लगाइए 1 2 एंड 3। टाइम हो गया। अब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। आपको पता है ना, वोट एंड अकाउंट का कंसेप्ट पूरा प्लस के अंदर में समझाया है। अब मान लीजिए कि बजट हमारा 31 मार्च को कंप्लीट हो जाता है और बजट 1 फरवरी को पेश होता है, तो इसको 2 महीना लगेगा ना जी। तो अप्रैल का खर्चा कैसे चलेगा? पहले तो 2 महीना लगता था जब मार्च में बजट पेश होता था। तो 1/6 आपको याद है ना, 1/6 जो है अमाउंट है बजट का, मतलब एक प्रस्तावित अनुमान के मुताबिक 1/6 को क्या कर लिया जाता है? वोट एंड अकाउंट के थ्रू परमिशन लिया जाता है। भाई 1 साल 1 महीना जो अप्रैल का महीना होगा, अप्रैल का महीना 31 मार्च को तो पिछला साल बजट का हिसाब क्लोज। अभी बजट पूर्ण रूप से नया वाला पास नहीं हुआ है, तो पैसा चाहिए ना, सैलरी देना है, पेंशन देना है, सब स्कीम का पैसा है, कहां से सरकार लाएगी? तो यही पैसा लाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 9 बज गया सर, तब हम क्या करें? नहीं कराएं, छोड़ दें? 9 बज गया तो छोड़ दें? बोलिए, 10 क्वेश्चन और है। 10 क्वेश्चन तो है, 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा। चलिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक नया टर्म है, बायोलॉजी के अंदर आप पढ़े होंगे।
डीएनए को काटने के लिए एक विशेष टेक्नोलॉजी, डीएनए प्राकृतिक दोहराने के लिए, कटे हुए डीएनए को टुकड़े को अलग करने की टेक्नोलॉजी। पोल लगाइए 1 2 3। कटे हुए डीएनए के टुकड़े को अलग करने की ये टेक्नोलॉजी है, याद रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। एनोड और वो फिर वो फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब वो प्रोसेस के थ्रू इसको किया जाता है। नेक्स्ट, देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश के अंदर में हुआ था, संयुक्त प्रांत में किस वर्ष हुआ था? 1900, 1888, 1885, 1866। पोल लगाइए 1 2 3। देवबंद आंदोलन। आलोक राज जी, पॉलिटी पॉलिटी का जो नारा आप लगा रहे हैं भाई, थोड़ा सा शांति बनाए रखिए क्लास में, है ना। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन 1886। कहां में? देवबंद स्कूल कहां पर? यूपी के अंदर में 1866 1867 के अंदर में यूपी में किया गया था, सहारनपुर जिले में। कहां पे? तो सहारनपुर जिले में, ध्यान रखिएगा इस बात, सहारनपुर के अंदर। इसका मुख्य उद्देश्य बेसिकली देवबंद स्कूल का क्या था? व्हाट वाज द मेन एम क्या था इसका? इसका एम था कि जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं उसके अंदर में धार्मिक रूप से, उनके अंदर में नैतिक रूप से जनचेतना को प्रभावित करना, उनका एक तरह से पुनरुद्धार करना जिसको कहते हैं, वो समझ लीजिए। राजा राम मिश्रा जी, ये गलत तरीका है, कमेंट बॉक्स में पर्सनल चिट चैट हो रहे हैं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज कंप्लीटली इनटॉलरेबल माय डियर फ्रेंड। I really love you a lot, but this is completely intolerable, man. Don't create like these things. You are an intelligent boy. I understand. I understand that you are a damn intelligent boy, and I believe in you, and I feel that you will qualify this exam very soon. And I want to see your name in the final merit list also, sir. So please maintain the decorum in the class. Please behave like a gentleman in the class, है ना। हाँ, अंततः पढ़ ले रामू, बिल्कुल सही बात बोले। बिहार राज्य की किन कला या कलाओं को भौगोलिक जीआई टैग मिला है? अब बिहार में जीआई टैग मिला है। सिक्की घास, टिकुली, सजनी कढ़ाई, यमपुरी, कठपुतली। बोल लगा बिहार के अंदर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। कैसे? सिक्की घास बिहार के अंदर में मिला है जीआई टैग। मधुबनी कला इसमें नहीं है, मधुबनी कला जीआई टैग मिल चुका है। खाजा कहां का? सिलाओ का खाजा जीआई टैग मिल चुका है, सिलाओ का खाजा। मुजफ्फरपुर की लीची जीआई टैग मिल चुका है, मिला है ना। सजनी कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल चुका है, कॉमन सेंस की बात है। कठपुतली जो है, यमपुरी कठपुतली, इसमें क्या होता है? लकड़ी के द्वारा बनाया जाता है इसको, है ना, बिना किसी जोर के, कोई ज्वाइंट नहीं होता है इसके अंदर में। नेक्स्ट, पान मखाना, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। क्या बोले, गर्दा मचा दिए आप, है ना। यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए तो जरा, नीचे क्या लिखा हुआ है? बिहार के निम्नलिखित में से किस राजनीतिज्ञ को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया? सुबह ही क्लास में करवाए थे, सुबह करवाए थे या कल करवाए थे? अभी अभी डेथ हुआ है इनका। अशोक कुमार, भोला सिंह, सुशील कुमार मोदी, रामविलास पासवान। कल कराए थे, ठीक। टाइम अप हो गया। रामविलास पासवान इनको मिला है, अभी अभी एक्सपायर हुए, केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, आपको पता है। 11 बार चुनाव लड़ चुके हैं ये, 11 टाइम लड़ चुके हैं, 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे। हमेशा इनको लालू जी मौसम वैज्ञानिक कहते थे, ही वाज नोन एज अ मौसम वैज्ञानिक, है ना। तो लोकसभा लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक भी माने जाते थे। खैर, 45 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा वाईएसआर, अब बताइए कि वाईएसआर जब आप नाम ही देख लीजिएगा तो अब इसका आंसर कुछ बताने की जरूरत है। वाईएसआर, अब बिहार के अंदर में लोग रख दें कि नीतीश कुमार, तो एन के, तब कोई बचा ही नहीं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, अपने आप में आंसर हो गया कि ए ऑप्शन आंसर है, तेलंगाना।
है ना, ऑटोमेटिकली इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश इसलिए क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर में मुख्यमंत्री कौन है, तो यही है YSR, इस बात का ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने हेतु 3 गोजमेज सम्मेलन में एक महिला प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? गलत नहीं होना चाहिए, एक ही थी और आपकी कॉपी में लिखवाया हुआ है। राधाबाई सुब्बा नारायण, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, बेगम जहां आरा शाहनवाज, एनी बेसेंट। एक ही को महिला ही एक्टिव थी। पोल लगा लीजिए 1 2 3। टाइम अप हो गया मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन बेगम जहां आरा शाहनवाज। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये कौन थी, हु वाज सी? ये और ये दोनों गए थे पहले गोलमेज सम्मेलन में। याद रखिएगा कब हुआ था पहला गोलमेज, 1930 के अंदर में, 1930 के अंदर में। ध्यान रखिएगा। जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 के अंदर में, 1931 के अंदर में, तो कौन कौन गया था? ये दोनों तो गई ही थी, इनके साथ एक और थी, ये सरोजनी नायडू। ये तीनों गए थे। और जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में, तो अकेले सिर्फ यही गई थी महिलाओं में, बेगम जहां रहे, यानी तीनों में ये गई थी। इस प्रकार से ये तीनों में गई, इसीलिए ऐसा हुआ। सूर्य की किरणें यानी पारा बैंगनी किरणें त्वचा में उपस्थित जो इर्गिस्टिरॉल को किस विटामिन में परिवर्तित कर देती हैं? स्कूल में पढ़े होंगे, क्लास 10th में पढ़ना है। सूर्य के बाहर जब हड्डी कमजोर हो जाती है तो विटामिन के, विटामिन एच, विटामिन ई, विटामिन डी दिया जाता है ना। तो करेक्ट आंसर लगाइए। ओहो, फंसे नहीं, फंसाने का प्लानिंग था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ही पता ना कि सनलाइट में क्या मिलेगा। थोड़ा सा मतलब मैंने ये कहा था ना, क्वेश्चन को ट्विस्ट किया हुआ है, क्वेश्चन इज ट्विस्टेड। कि भाई आप जानते थे कि पैरा बैंगनी किरण क्या करेगी, त्वचा में जो एक स्टॉल रहता है उसको विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है। कॉमन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है पूछ रहा है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार एकदम सही। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया गलत। त्रिस्तरीय अशोक मेहता एकदम गलत। इंडो एंग्लियन अनुच्छेद 331 एकदम गलत। पोल लगाइए 1 2 3। टाइम हो गया। अब करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यही एकमात्र सही है, बाकी ये सब गलत है। कैसे गलत है, कैसे गलत है ये बताइए पहले। हाउ यू कैन से लाइक दिस? संपत्ति का अधिकार याद है ना, आर्टिकल 300A याद है, 300A 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन। उसके अंदर क्या कर दिया गया, इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया और विधिक अधिकार कर दिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया से नहीं, जापान से ली गई है, जापान से। त्रिस्तरीय नहीं, ये 2 स्तरीय दिए थे, 2 टायर। त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता, और एंग्लो इंडियन कब, तो 331 के अनुसार मिला था। एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व अब समाप्त कर दिया गया, है ना। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन भैया, 49 पे पहुंच गए हैं। भारत के एजी, सिर्फ अटॉर्नी जनरल पूछ रहा है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट। जो लोग लेट आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि क्लासेस 8 PM में शुरू होती हैं और एक फ्री क्लास 8 AM में होती है। ये मेरी क्लासेस होती हैं 8 AM और 8 PM में, ये फ्री क्लास होती है। टाइम से आया कीजिए, ध्यान रखिए इन चीजों का बच्चे, है ना। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, राष्ट्रपति। कौन नियुक्त करता है महान न्यायाधीश को? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति जो है भारत के अंदर में एक अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। और इसके सैलरी को भी कौन डिसाइड करता है, इसके पारिश्रमिक को कौन डिसाइड करता है? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति ही इसके पारिश्रमिक को भी, राष्ट्रपति ही इसके पारिश्रमिक को डिसाइड करते हैं, याद रखिए।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में क्या दिया हुआ है कि जो अटॉर्नी जनरल है इनके कार्यालय का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 76 के अंदर में। और याद रखिएगा ये अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं, तो महान्यायवादी देश के हमारे कौन होते हैं, देश के सबसे सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं, देश के सबसे सर्वोच्च कानून के अधिकारी होते हैं। अगर राष्ट्रपति को भी कोई सुझाव लेना होता है तो ये नहीं को बुलाते हैं। और अभी कौन है जरा ये बता दीजिए, अभी कौन है, के वेणुगोपाल। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, लास्ट 3 से 6 नवंबर 2020, 3 से 6 नवंबर 2020 के मध्य मालाबार नौसेना अभ्यास के किस संस्करण का आयोजन बंगाल की खाड़ी में स्थित विशाखापट्टनम में किया गया? कौन नहीं जानता है? 1 क्वार्टर हुआ था ना जी, 24, 27, 26, 25। मेरी तरफ से ले लीजिए गिफ्ट, पोल लगाइए 1 2 3। आज पता नहीं, आज बहुत चेस्ट में पेन हो रहा है मुझे, बोल रहा हूं तो आई एम नॉट फीलिंग दैट सॉलिडिटी। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन 24 में। याद रखिएगा ये कहां हुआ था, तो मालाबार ये विशाखापट्टनम में हुआ था। आपको पता है भारत के अंदर में। अभी आपको ये भी पता है कि यहाँ पे नाम में लिखा हुआ है नौसेना, तो बट ऑब्वियस है कि नौसेना होगा। लेकिन ये बताइए कि किसकी नौसेना ने भाग लिया था? यहीं पे क्वाड का कंसेप्ट आया था। क्वाड आप पढ़े हैं ना, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये अगर बेसिकली आप मैप पे देखिएगा क्वाड को, अगर आप मैप पर देखिएगा ना क्वाड को, इफ यू विल लुक द क्वाड ऑन मैप, अगर आप मैप पर क्वाड को देखिएगा तो आपको दिखेगा भारत यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, उसके बाद जापान यहाँ पे और अमेरिका यहाँ पर। तो ये चारों तरफ से इसको क्वाड्रिलेटरल भागा के बीच में चाइना को घेर लिया है। असल मेन खेला तो यहां हो रहा है, चाइना समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। ये रहा लीडर बोर्ड, आर्यन गौतम जी हैं नंबर 1 पे, शाहरून है नंबर 2 पे, चंदन समीर है 3 पे, कोमल गोस्वामी है 4 पे, रानापुर परवेज 5 पे। अपना अपना रैंक कमेंट कीजिए जरा। अभिषेक जूली है 6 पे, मनीष है 7 पे, अमित सिन्हा 8 पे, प्रिंस 9 पे, पूजा सिंह है 10 पे। तो इतने टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं ये टॉप 10 हैं। बाकी लोग अपना अपना रैंक कमेंट कीजिए। और यकीन मानिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये क्लास इस तरह से सुबह वाला 8 बजे वाला और अभी रात का 8 बजे वाला, अगर आप 2 क्लास प्रतिदिन करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने आप से पूछिएगा कि आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे पता है कि आपका जवाब क्या आएगा। मुझे पता है कि सुबह 8 बजे की फ्री क्लास और रात के 8 बजे की फ्री क्लास आपके लिए क्या होगा, ये आप मुझे अच्छी तरह से आप समझते होंगे। और मुझे लगता है कि आप बता भी देंगे मुझे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। फैक्चुअल होता है इसलिए गलत हो रहा है। तो इजहार आलम जी, एग्जाम में तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, इजहार में तो मतलब इजहार आलम भाई इसी तरह के तो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, है कि नहीं? चलिए, आप तमाम लोगों का आज के सेशन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास खत्म होने के बाद फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों। आपका फीडबैक ही हमें बल संबल और इसमें सुधार करने में प्रेरित करता है। अगर आप कोई सुधार चाहते हैं तो फीडबैक के माध्यम से हमें बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे, है ना। आप अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना का समय चल रहा है, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिएगा। बाहर निकलना बिल्कुल मना है, घर में रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए अनअकैडमी प्लस के साथ। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरे दोस्तों आप हमारा रेफरल कोड SSR10 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 साल की मात्र फीस है, 1 ईयर की फीस है 7,920 रुपए। इसके बाद क्वाइन का भी माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम 7128 आपको मिनिमम पे करना ही पड़ेगा, इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। अगर अभी आप 1 ईयर का लेते हैं तो आपको 14 मंथ्स का मिलेगा, मतलब 12 महीने पर 2 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है। 14 मंथ्स का आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, ठीक है। तो तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। सभी को मेरा जय हिंद।